Hello everyone, this is Arpit Singh. Today I'm going to teach you about Lawrence Stern's Tristram Shandy. This video is going to be very helpful for all the students of UGC NET, SET and all the competitive exams of English literature. This writer is known for his novel Tristram Shandy, and Tristram Shandy is a novel that cannot be easily understood. So I will try to make it as easy as possible. तो बात करें लॉरेंस स्टर्न की, आप ये तस्वीर देख पा रहे हो, तो ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था और क्लर्जीमैन पादरी था। और इसने अपने दो नॉवेल्स दिए, जो एक का नाम है द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंटलमैन। टाइटल को ध्यान से आप याद रख लें, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंटलमैन। ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंटलमैन है, ये 1759 में लिखा गया। इसको शॉर्टली ट्रिस्ट्रम सैंडी कहते हैं। तो 1759 को आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप नेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। और दूसरा जो इसकी नावल है उसका नाम था सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। ये नावल इनकम्प्लीट रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नावल इनकम्प्लीट रहा, एक जर्नी जो फ्रांस को होती हुई इटली तक पहुंची। तो ये जो मैंने अपनी वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको, अगर आप यहाँ से कर रहे हो ट्रिस्ट्रम सैंडी, तो मैं आपको 100% श्योर हूँ कि आपको और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये जो नावल है ट्रिस्ट्रम सैंडी, इसका पब्लिशर था रॉबर्ट डॉड्सले ने इसको पब्लिश किया, इस किताब को। और ये 9 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, यानी कि ये इसकी 9 किताबें हैं। और इस वर्क को पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का एक उदाहरण माना जाता है। मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ऐसा लिटरेचर जिसमें हर एक जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है। ट्रिस्ट्रम सैंडी के इस नावल को साइकोलॉजिकल फॉररनर ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन भी माना जाता है। मतलब जो भी मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको डीपली किसी करेक्टर में दिखाया गया। तो इस तरह के नावल को हम लॉरेंस स्टर्न के ट्रिस्ट्रम सैंडी को हम इस तरह के नावल माना को कहा जा सकता है। जैसे जेम्स जॉयस के नावल थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वैसा ही ये एक नावल है। इस नावल को नावल विदाउट प्रीडिसेसर कहा जाता है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटेशन इस नावल के साथ किया हुआ है। तो पहला माना जा सकता है कि ये पहला पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का ये एक नावल है। और इसके नावल बिना किसी पूर्वजों के, यानी कि इससे पहले इस प्रकार का नावल किसी ने पब्लिश नहीं किया था। इस नावल में अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर रहता है और नैरेटिव स्टाइल भी डिफरेंट स्टाइल है। इसमें डाइग्रेशंस हैं। डाइग्रेशंस मतलब आप अपनी कहानी बताते बताते कुछ और इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देते हैं, तो इसमें ह्यूमर भी आपको मिलता है। जो जो इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये सभी पेपर में आए हुए हैं, तो ध्यान से आप सुने। और इस वीडियो को आप लास्ट में एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो उसको आप पोज करके सभी क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो। और वो सभी क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सारा कुछ आप इसको करने जा रहे हो, आई एम श्योर कि वो सभी क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी से उसके सही ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे। पर होगा तभी ही जब आप इस सभी ऑडियो विजुअल को आप अच्छे ढंग से सुनोगे और समझोगे। तो हमेशा ही ओपनिंग लाइंस के ऊपर नेट में क्वेश्चन रहते हैं। तो इस नावल का जो ओपनिंग लाइन है वो है, आई विश ईदर माई फादर और माई मदर और इंडीड बोथ ऑफ देम हैज़ माइंडेड वट दे वर अबाउट व्हेन दे बिगॉट मी। कहते जब आप प्रोक्रिएशन कर रहे थे मेरे माता पिता, तो शायद वो उसको सही ढंग से उसको माइंड करते कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे जन्म दे रहे हैं। तो ये लाइन से ये नावल शुरू होता है। तो एक ह्यूमरस, इसमें ह्यूमर पैदा होता है कि वो जो ट्रिस्ट्रम सैंडी है
वो अपने माता पिता को बोल रहा है। और ये नावल एक ऑटोबायोग्राफी है ट्रिस्टम सैंडी की खुद। तो इवन ट्रिस्टम सैंडी जो है वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी दे रहा है। और उसने ट्रिस्टम सैंडी के प्रेफिस में क्या मिलता है, प्रेफिस मतलब इंट्रोडक्शन में क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन में वो बता रहा है कि भाई जो नावल है ये अनकन्वेंशनल नैरेटिव स्टाइल में लिखा गया है। इस नावल में मतलब जो कि कन्वेंशनल नावल्स हैं, आम नावल्स हैं, उसमें डेडिकेशन होती है। तो इसमें जो डेडिकेशन है, इवन डेडिकेशन जो रहती है उनको भी सेटराइज किया हुआ है। तो इसमें द नावल इज़ डेडिकेटेड टू पेट्रन्स फॉर अ रिडिकुलरली हाई प्राइस ऑफ 40 गिनियर्स, स्टाराइजिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ लिटरेचर। वो इस चीज़ से कुछ आप ये भी ध्यान में रखें कि वो एक पादरी था एक चर्च में, तो एक मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ के कारण के सभी नॉवेल्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए लिखते हैं। तो उसने डेडिकेशन में ही इस चीज़ को सेटराइज करने के लिए, इस चीज़ के ऊपर व्यंग करने के लिए उसने कहा कि मेरी तो नावल का प्राइस ही 40 गिनियाज है। गिनियाज का मतलब होता है सोने के सिक्के। तो काफ़ी महंगा नावल उसने ये बताया कि मेरा होने वाला है। हालांकि नावल तो बड़े नॉर्मल प्राइस पे ही बिका था। इस इस नावल के प्रेफिस में विट एंड जजमेंट की बात की है कि जो विट है, इंटेलिजेंस है और सही जजमेंट है वो होना चाहिए। जॉन लॉक ने क्योंकि विट और जजमेंट की बात की थी, तो उसने जॉन लॉक जो फिलोसफर है उसको अपने प्रेफिस में डाला। और इसमें विट एंड जजमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया कि आपके अंदर इंटेलिजेंस और जजमेंट का भाव होना चाहिए। और उसके लिए ट्रिस्टम सैंडी ने कहा कि मेरे लिए विट एंड जजमेंट ऐसे हैं जैसे दो नॉब्स रहती हैं चेयर की, जिसके बिना एक कंप्लीट चेयर नहीं हो सकती। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद बात करें तो ये जो नावल है ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है। मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट नहीं आता, बल्कि रैंडम इवेंट्स आते हैं। कोई कभी पास से आ जाता है, कोई कोई फ्यूचर से आ जाता है। तो इस ढंग से इस नावल को हम कहेंगे कि एक नॉन लीनियर नावल है। लीनियर ढंग से कोई भी इवेंट्स आपको नहीं मिलते। और अगर बात करें इसकी कहानी की, तो सबसे पहले नावल जो शुरू होता है वो कंसेप्शन से होता है कि उसके पिता वॉल्टर सैंडी जो कि एक इंटेलेक्चुअल थे, जो कि अपनी फ़िलॉसफ़ी से हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, जबकि उसकी मदर मिसेस एलिज़ाबेथ सैंडी पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक सबमिसिव वॉमन है जिसको अपनी सिर्फ घर की जिम्मेवारियों का ख्याल रहता है। वो मिसेस एलिज़ाबेथ सैंडी इस ढंग की औरत है। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तो जब ट्रिस्टम सैंडी और एलिज़ाबेथ सैंडी, जब ट्रिस्टम सैंडी के बर्थ के लिए सॉरी टू से वॉल्टर सैंडी और जब एलिज़ाबेथ सैंडी प्रोक्रिएशन कर रहे हैं यानी कि सेक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम सेक्स करते हुए एलिज़ाबेथ सैंडी को ध्यान में आता है कि उन्होंने जो उनके घर में घड़ी है उसको तो वेंड किया नहीं, मतलब वो चाबी से घड़ी चलती थी। वो अपने पति को पूछती है ड्यूरिंग सेक्स कि क्या तुमने वो चाबी भर दी थी घड़ी की। तो इस ढंग से हम जान सकते हैं कि एलिज़ाबेथ सैंडी कितनी घर के कामों में इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ जो उसका पिता वॉल्टर सैंडी है वो इंटेलेक्चुअल, बुक्स वगैरह पढ़ता है, बुकिश नॉलेज उसकी है। जब ट्रिस्टम का जन्म हुआ तो वॉल्टर सैंडी को लगा कि उसके बेटे का नाम एक बड़ा नाम होना चाहिए, ग्रैंड नेम होना चाहिए। तो उसका नाम उसने सोचा कि ये ट्रिस्मेगिस्टस होना चाहिए, ट्रिस्मेगिस्टस होना चाहिए उसके बेटे का नाम। पर वो उसका नाम ट्रिस्ट्रम पड़ गया और उसका नाम ट्रिस्टम एक्चुअली ट्रिस्मेगिस्टस किसी से बोला नहीं जाता था। तो उनकी मेड ने उसको ट्रिस्टम कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो इस ढंग से उसका नाम ट्रिस्ट्रम पड़ गया। जब वो बच्चा था तो वॉल्टर तो चाहता था कि उसका बेटा भी इंटेलेक्चुअल परसूट्स हों, वो भी काफ़ी पढ़े। पर बचपन से ही वो अपने बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। तो ट्रिस्टम के चाइल्डहुड में एक एक्सीडेंट हुआ।
उसके ऊपर विंडो का जो शीशा था वो उसके ऊपर गिर गया, और जिससे उसके जेनिटल्स, उसके सेक्स ऑर्गन्स इंजर हुए। और इसमें एक करेक्टर है पार्सन यॉरिक। पार्सन यॉरिक हालांकि एक पादरी है और एक अनइम्पॉर्टेंट करेक्टर है, माइनर करेक्टर है इस नावल में, पर ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि यॉरिक जो था शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से ये नेम लिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। और कुछ माइनर करेक्टर्स आपने याद रखने हैं, जैसे डॉक्टर स्लॉप, ट्रिम जो कि अंकल टोबी का लॉयल सर्वेंट था, और वर्जिस कांस्टेबल था टाउन में। अब बात करें कि इम्पोर्टेंट करेक्टर, उसका जो चाचा या ताया अंकल टूबी था वो कैसा इंसान था। अंकल टूबी एक काइंड हार्टेड, उसका अंकल था ट्रिस्टम का, जो कि रिटायर्ड सोल्जर था आर्मी से। वो हमेशा आर्मी की बातें करता था। और अंकल टूबी एक विडो वैडमैन करके एक उसकी नेबर थी, जिससे वो प्यार करता था और उसको वो प्रपोज करना चाहता था। ट्रिस्टम जब यंग हुआ तो वो उसने पूरा यूरोप ट्रैवल किया, और यूरोप ट्रैवल में उसके एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स दोनों ही रहे। और इस ढंग से नावल का जो अंत है वो भी एक नॉन कंक्लूजन है। नॉर्मल नॉवेल्स में, ट्रेडिशनल नॉवेल्स में कंक्लूजन रहता है, पर इस नावल में ये दिखाया गया है कि नावल इनकम्प्लीट है। ओपन एंडिंग इस नावल में दिखाई गई है, और हमें ये नॉर्मली हम नहीं देख पाते कि ये नावल जो है ये एक साधारण नावल है जिसमें कंक्लूड हो रहा है। अब मैं बात करूँगा, इस नावल को 9 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बुक से क्या लिया गया है। तो वॉल्यूम 1 में जो हमने देखा कि वॉल्यूम 1 में Tristram begins his life story but gets sidetracked by his father's obsession with names and theories. The volume humorously introduces Sandy family, delaying Tristram's actual birth. तो नॉर्मल अगर नावल होता, ऑटोबायोग्राफी होती, तो सबसे पहले जन्म की बात होती, पर वॉल्यूम 1 में जन्म की बात नहीं की, ना कि वॉल्यूम 2 में की गई। जबकि ट्रिस्टम का जो जन्म है, उसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है, ट्रिस्टम का जन्म वॉल्यूम 3 में हो रहा है। ये बड़ा जान के एक अनकन्वेंशनल लगता है। तो बुक नंबर 2 में जो एक क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, बुक नंबर 2 का जब अंत होता है तो वो एक एपिटेफ से होता है। एपिटेफ का मतलब होता है कि जो इंस्क्रिप्शन होती है टूम के ऊपर लिखी हुई, तो वो एक तरह से इस ढंग से हम देखें कि डाइग्रेशंस हमें मिल रहे हैं। कहानी प्रॉपर सही इवेंट टू इवेंट बतानी चाहिए नावल में, पर इसमें डाइग्रेस किया गया है, कहीं और किसी और सब्जेक्ट, किसी और चीज़ की बात की गई है। तो वॉल्यूम 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, क्योंकि इसमें ही ट्रिस्टम के जन्म की बात की गई है। वॉल्यूम नंबर 4 में हम देखते हैं कि उसका जो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड है वो कैसा रहा। वॉल्यूम 5 में हम देखते हैं कि अंकल टूबी विडो वैडमैन जो उसकी नेबर थी उसके साथ प्यार में पड़ गया है। वॉल्यूम नंबर 6 में अंकल टूबी और विडो वैडमैन सेंटर स्टेज में हैं, और दोनों की मुलाकात उसमें दिखाई गई है। वॉल्यूम 7 हमारे लिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें आपको ब्लैक पेज देखने को मिलेगा। एक नावल में साधारणतः ब्लैक पेज नहीं मिलता, पर यहाँ पे आपको ब्लैक पेज मिलेगा। तो ये ब्लैक पेज एक फ़िलोसॉफ़िकल ढंग से बीच में ऐड किया गया। काला रंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है मौत को, डेथ को, लॉस को। तो ये ब्लैक पेज आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद बुक नंबर 7 में ही जो कॉर्पोरेट ट्रिम का भाई टॉम है वो बताता है कि कैसे ब्लैक सर्वेंट जो है उसके साथ मिस ट्रीटमेंट किया गया लिस्बन में। और ये जो एपिसोड है लॉरेंस टर्न को, ये जो लॉरेंस टर्न ट्रिस्टम सैंडी नावल का राइटर, उसको ये एपिसोड
इग्नेटियस सांचो से मिला था। इग्नेटियस सांचो से मिला था, जो कि एक फॉर्मर स्लेव और अबॉलिशनिस्ट था, और जो कि ब्लैक लोगों के ऑपरेशन जो हो रहा था उसके खिलाफ बोल रहा था। इसी 7 वॉल्यूम में आपको ट्रिप भी मिलेगा कि जो ट्रिप किया जा रहा है, डॉक्टर स्लोप जो है वो फ्रांस, जो एक माइनर करेक्टर है इस नावल का, वो फ्रांस के लिए ट्रैवल कर रहा है। वॉल्यूम 8 में ट्रिस्टम अपने अडल्ट हो चुका है और अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। और वॉल्यूम 9 जो कि एंड है, उसमें अंकल टूबी, द नॉवल एंड्स विदाउट रिजॉल्विंग अंकल टूबीज लव लाइफ और ट्रिस्टम ऑटोबायोग्राफी। The story concludes abruptly, emphasizing the fragment nature of itself. तो ये जो है वॉल्यूम 9 है।